ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स के एक और प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूं। आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपका 35 प्रश्न भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों की जड़ों में, पौधों के हरे भाग में, पौधे या प्लांट कह सकते हैं, पादप या पौधा एक ही है। अब पादप के पत्तियों में, तो इसका आंसर हो जाएगा पादप के हरे भाग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। पौधे के हरे भाग में पर्णहरित या क्लोरोफिल या पर्णहरित पाए जाते हैं। हरे भाग में जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पौधों के, पादप के हरे भाग या पौधों के हरे भाग में। पत्ती भी हो सकता है, पत्ती में भी तो क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जहाँ जहाँ पादप में पाया जाएगा तो वहाँ वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए पौधों के या पादप के हरे भाग इसका सही आंसर ज़्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? कोई भी बीज है, जैसे गेहूं का हो गया, कोई भी बीज हम कह सकते हैं। बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? उपर्युक्त आर्द्रता तो चाहिए ही, उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त तापमान भी उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश के अनुपस्थिति में भी अगर आर्द्रता और तापमान और ऑक्सीजन की उपलब्धता है बीज के पास तो बीज अंकुरित हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि अंधेरे घर में भी प्याज और कोई भी चना उना फूलने देते हैं, तो चना को अंधेरे घर में भी रख देंगे तो वो भी अंकुरित हो जाता है। तो उसको तापमान जरूरत, आर्द्रता जरूरत और ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए। पर्याप्त प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, दो का सी। नेक्स्ट है, इबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सल्फर और 1/3 रबर, तो उसे एबोनाइट कहते हैं। तीसरा का बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होगा। चौथा का बी सी नंबर आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में एसीटी हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। तो चौथा का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, पक्षियों को गिरने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों के गिरने की, उससे रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। 6 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग परायावायु, क्या है 7 का, वायु के माध्यम से मतलब पर्यावरण में होगा, पर्यावरणीय वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से ही फैलता है। तो खसरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं, आदि बीमारियों का कारक क्या है? वायु के माध्यम से ही, इससे माध्यम से ही ये रोग फैलता है, इसका वायरस फैलता है। तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन किसके अध्ययन से है? ये विष होगा, विष के अध्ययन से टॉक्सिकोलॉजी का संबंध है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं?
तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर, मैकेनिकल ऊर्जा। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब विद्युत जनित्र के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है और टरबाइन को जल की धारा से चलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे जल एक संकीर्ण माध्यम से टरबाइन पे देते हैं, उसके बाद टरबाइन घूमता है, उसके बाद वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। चलिए, मैकेनिकल ऊर्जा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? निकेल की मात्रा। 10 का हो जाएगा बी नंबर। चॉकलेट में कैडमियम एवं निकेल की मात्रा अधिक पाया जाता है और निकेल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्लूकोज के। स्टार्च, सेलुलोज, सोलोबायोस और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बने होते हैं, चीनी उनी में पाया जाता है। देख लीजिए, ग्लूकोज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है? तो तारा का विभिन्न समूह जैसे होता है तो उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नक्षत्र मंडल। तो 12 का हो गया सी। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई, जैसे सप्तऋषि तारा देखेंगे आप, उसके बाद 3 तारा एक सीधा में देखेंगे, तो ये सब जो ग्रुप है ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, अलग अलग ग्रुप नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति के लिए भेजा गया जो मिशन था नासा का, उसका नाम जूनो है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अब वोल्टमीटर का परिपथ में समानांतर क्रम में चलाया जाता है, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है? शुष्क हवा या शुष्क शरीर, अब गीला शरीर नहीं उसको कह सकते हैं, शुष्क शरीर अगर मानव का है, सूखा शरीर, तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका 1000 ओम होता है, 10 पर पावर 3 कह सकते हैं ओम, 10 पर पावर 3 या ओम या 1000 ओम कह सकते हैं मानव शरीर का प्रतिरोध, शुष्क हवा या शुष्क शरीर का तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? अणु के बीच ससंजक बल के कारण, असंजक नहीं कर सकते थे, ससंजक बल के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 16 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? तो कोई भी पत्थर में आप ठोकर मारेंगे तो किसको चोट लगेगा? पत्थर को थोड़ी, तो व्यक्ति को ही लगेगा, जड़ा तो नहीं, वेग नहीं, प्रतिक्रिया, हाँ थर्ड है ना, प्रतिक्रिया करता है। जैसे कोई भी वस्तु को आप जितना ताकत के साथ टकराएंगे उधर से उतना ही ताकत के साथ उसका मतलब प्रतिक्रिया भी होगा, तो यह प्रतिक्रिया होगा, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय द्वारा, कि कितना व्यक्ति उसके घर में कमाता है किसी घर में, तो उसके प्रति एक व्यक्ति का, तो उसका पूरा परिवार का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर देखने के लिए इससे कोई व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो
तो आय तथा उपभोग में ये प्रत्यक्ष संबंध है। आय के बढ़ने पर उपभोक्ता, देखिए आय जैसे बढ़ेगा तो उपभोग करना आदमी शुरू कर देता है, तो अच्छा अच्छा खाना, उसका भोग विलासिता का जीवन बीतने लगता है। जैसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं आप, इनकम जैसे जैसे आदमी का बढ़ेगा तो वैसे वैसे इसका जीवन स्तर भी बढ़ेगा। अगर इनकम घट रहा है तो जीवन स्तर भी घटने लगेगा। तो ये प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आय और उपभोग में। उपभोग मतलब खर्च किए गए सामान या तो जीवन स्तर कह सकते हैं, इसमें प्रत्यक्ष संबंध है। ग्राफ के माध्यम से समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थलों जैसे पत्थर घाटी पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो ये कोई भी पृथ्वी, जो आज की पृथ्वी है, इसका निर्माण पूछ रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा होगा? आंतरिक एवं बाहरी प्रक्रिया के कारण। इसका बी नंबर हो जाएगा। आंतरिक प्रक्रिया में हो गया जैसे बलन हो गया और महाद्वीपीय विस्थापन हो गया कह सकते हैं उसको, उसके बाद निक्षेपण, और यही सब आंतरिक क्रिया हो गया। बाह्य क्रिया जो हम लोग निक्षेपण हो गया, बाह्य क्रिया हो गया, मानव गतिविधि, ये भी बाह्य क्रिया है। तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, समझिएगा, सवाल ईजी बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में किन किन वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? मतलब कब कब जो योजना आयोग की स्थापना हुई, फिर योजना पंचवर्षीय योजना आया, और कब कब योजना अवकाश किया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 66 से लेके 69 तक में, आप लोग को याद होगा 1966 से 69 तक को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था ना। इस समय बहुत बातें ऐसी हो गई थी जो पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं ला पाया था, सरकार ला पाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 69, बी नंबर, शायद बी नंबर ही। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का प्रभाव मैप में देखते हैं इसको, भारत का नक्शा, एक सेकेंड, मोटा मोटी बना लेते हैं, ठीक। तो ये पंजाब हो गया इस जगह, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रथम हरित क्रांति आया था। तो तमिलनाडु जैसे है नहीं होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं होगा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात नहीं होगा, गुजरात तो था ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर 22 का डी हो जाएगा। इसको नक्शा में, हाँ सही बन गया। ये है, इस जगह पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास ये यमुना नदी और सतलज के इधर वाली नदी इस जगह बहती है, तो इस क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक उर्वरक कौन सा है? यूरिया ये नहीं है, यूरिया तो रासायनिक उर्वरक है, कंपोस्ट भी रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। ये जो स्पिरुलिना जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक कहते किसे हैं? तो ऐसे मतलब वैज्ञानिक ने ऐसे जीव को खोजा जो मिट्टी की गुणवत्ता को या उर्वरा शक्ति को बढ़ा सके, जैसे केचुआ हो गया, एंजियोस्पर्मिलम हो गया, और सारे जैसे जीव हैं, जीवाणु खाद बनाया जाता है। तो इसे जैसे एंजियोस्पर्मिलम भी, तो उसे ही जैविक उर्वरक कहते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाया जाए बिना प्रदूषण किए, जैविक उर्वरक के माध्यम से बढ़ाया जाता है एंजियोस्पर्मिलम। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर इधर ऊपर हो गया उत्तर, इधर पूर्वी हो गया उत्तर पूर्वी मानसून इधर से बहेगी, तो ये तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा करती है। ठंडे के मौसम में बारिश होती है, यहाँ कोरोमंडल तट कह सकते हैं इसको। तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली नहीं है, अरावली तो अलग हिमालय अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जिसकी सबसे ऊंची शिखर क्या है? गुरु शिखर, माउंट आबू में है, राजस्थान में है, ठीक है।
तो 25 का हो जाएगा आंसर ये। क्युनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश, ये तो हिमालय का ही अंग है, ये पार हिमालय का अंग है काराकोरम। काराकोरम लद्दाख जस्कर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में सही है, सिरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, ये भी सही है। अन्नामलई अभयारण्य तमिलनाडु, ये भी सही है। परियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। परियार नदी कहाँ बहती है? केरल में। परियार नदी अगर केरल में बहती है तो परियार अभयारण्य केरल में ही है, दक्षिण भारत की है। और यहाँ पे बाघ की संरक्षण केंद्र बनाया गया है, तो बाघ संरक्षण केंद्र में बाघ अभयारण्य बोल सकते हैं इसको, सॉरी। 26 का आंसर हो जाएगा डी। तो उसके बाद 1988 में हाथी के लिए भी रिजर्व कर दिया गया था परियार अभयारण्य को, याद रखिएगा। ऐसे भी केरल में हाथी पाए जाते हैं ज़्यादा, तो परियार होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील या गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का जीरो मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा जगह जो जहाँ से पूरा भारत की दूरी नापी गई हो, तो अंग्रेज के समय ही नागपुर को जीरो माइल नाम दिया गया था, वहीं से पूरा भारत की दूरी नापी गई थी, तो नागपुर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो ऐसी कृषि जो एक जगह से दूसरे जगह प्रत्येक 2-3 साल में शिफ्ट करती है, तो ये स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में झूम कृषि किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये उत्पादन नहीं पूछ रहा है, भंडार पूछ रहा है, भंडारण में। तो भंडारण में झारखंड राज्य कोयले में 1 नंबर पे है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की गवेरा खान है एक छत्तीसगढ़ में, जो 2012 से ही 1 नंबर पे है। सबसे ज़्यादा भारत में गवेरा खान से ही कोयला निकाला जाता है। तो ये जब पूछेगा उत्पादन में तो छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानवीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ताप विद्युत केंद्र, एनटीपीसी कहलगांव हो गया, मुजफ्फरपुर काटी हो गया, बाढ़ हो गया, तो बिहार में 3 है। उसके बाद बरौनी बाढ़ जिसको कहते हैं बरौनी प्लांट, तो इस 31 का बी है, ताप ऊर्जा सबसे ज़्यादा भारत में तापीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है, बाल्टोरो हिमनद स्थित है। बाल्टोरो, वियाफो, ये सब काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में, 32 का ए। नेक्स्ट है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने, 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था, तो हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण लड़ाकू जाति घोषित किया था। हरगोविंद ने कौन से गुरु थे? 6वें गुरु थे, तो गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन दिल्ली, लाहौर, काबुल, फारस, तो 34 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, फारस से। माना जाता है कि सूफीवाद पारसिया में करीब 1000 साल पहले जन्म हुआ था। ये पर्सिया में लगभग, पारसिया ये फारस आज की है, तो उसी समय, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी नंबर, फारस। नेक्स्ट प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त वंश। गुप्त वंश ने महरौली के लौह स्तंभ, गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, याद रखिएगा। गुप्त वंश, महरौली के लौह स्तंभ। अशोक ने किस बौद्ध संघों को से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? मतलब किस बौद्ध गुरुओं से? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध विद्वान थे, उसी से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त आंसर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत 37 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो जहांगीर का 38 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया और तब उसमें दरबारी कवि, उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, सॉरी हाँ हरिसेन थे। हरिसेन की रचना में प्रयाग प्रशस्ति लेख का उल्लेख है। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने इसको स्तंभ को मुगल सम्राट जहांगीर के राजनीति का उल्लेख भी इसी दरबार में जहांगीर ने करवाया था। अपना उल्लेख, अपने भी उत्कीर्ण करवाया कुछ लेख इसी पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संत तमिलनाडु। 39 का सी। ये पूरा फैक्ट है, इसको तो रटना ही पड़ेगा, रट लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-4-5 बार पढ़िएगा तो अपने रट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित जन गण मन गाना, निम्नलिखित गाना जो जन गण मन अधिनायक जो 1912 में के नाम, किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 1912 में प्रकाशित हुआ था। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 40 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसकी सही क्रम बताइए। 41 का, तो यहाँ झांसी का कब स्टार्ट हुआ था? मार्च में 1858, मार्च 1858 झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज, अंग्रेजी सेनानायक कौन था? हीरोज, झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ मई 1857 में, मई 1857। उसके बाद दिल्ली जून 1857, दिल्ली में जून 1857 सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था, इस बैरकपुर से, लेकिन बैरकपुर छावनी के वहाँ से जून 1857 में दिल्ली। अब बैरकपुर कोट सबसे पहले, तो बैरकपुर मार्च 1857 में मंगल पांडे। तो इसकी डी, तब सी, डी सी, उसके बाद बी ए, डी सी बी ए, 4 2 3 1। तो यही आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। 41 का डी सी बी ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। 42 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 अप्रैल 1930। याद रखिएगा डेट, एकदम डेट तो याद रखने पड़ेगा, आजकल का एग्जाम तो डेट पूछ रहा है भाई। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार, चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में, अभी वर्तमान बांग्लादेश, उसमें शस्त्रागार में धावा बोला गया। और सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, मास्टर दा सूर्यसेन, कुछ भी आंसर होगा तो मार दीजिएगा। डेट याद रखिएगा 18 अप्रैल 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? क्रांति, क्रांति का तो कोई बात ही नहीं था। हाँ, असहयोग करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, तब बहिष्कार करेंगे। अंतिम इसका था बहिष्कार करो। फिर चौथा था धरना, हड़ताल, हड़ताल। चौथा में हड़ताल, अगर चौथा भी रहता इस जगह हड़ताल का लगा देते। हड़ताल अंतिम विकल्प था कि वो सहयोग करेंगे, कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, सविनय अवज्ञा करेंगे, विनती पूर्वक आपसे मनवाने की कोशिश करेंगे, इसमें भी नहीं मानेंगे तो आपका बहिष्कार करेंगे, अब उसमें भी नहीं मानेंगे तो हड़ताल करेंगे। तो यही सीरीज है, तो याद रखिएगा इसी सीरीज को आप। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौता के तहत हुआ था? पेरिस समझौता के तहत क्रीमिया युद्ध समाप्त हुआ था। 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 30 मार्च 1856, पेरिस समझौता 30 मार्च 1856, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार तो मगध का शासक, अजातशत्रु मगध का शासक, महापद्मनंद
ये भी मगध का प्रसेनजीत नहीं रहे हैं मगध के शासक। प्रसेनजीत कहाँ के शासक थे? कौशल नरेश प्रसेनजीत। तो मगध तो नहीं है, कौशल हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद में 30 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। आयु संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य रूप से, कई प्रीवियस ईयर पे प्रश्न पत्र में आपको मिल जाएगा। आयु राष्ट्रपति कितने वर्ष न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का कितना होना चाहिए, विधानसभा सदस्य का कितना होना चाहिए। लेकिन हाँ, सबसे कम पंचायत चुनाव में 21 वर्ष में लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो पंचायत में 21, विधानसभा 25, विधान परिषद 30, राष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष न्यूनतम, उसके बाद लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? तो अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता का अंत। तो न्याय का समक्ष समानता, ये तो गलत है, ये तो अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 78 में संसद का गठन किया गया है? नहीं भाई, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, क्या दायित्व होगा उनका। अनुच्छेद 169 में क्या है? तो अनुच्छेद 69 में संसद नहीं भाई, राज्य के विधान परिषद का गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा के बारे में किया गया है। तो 352, 56, 60 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और 360 में वित्तीय आपात है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भूमि सुधार की सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार किस विषय में आ सकते हैं? 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। और तो भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार अलग अलग राज्य में अलग अलग हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो अगर अगर अलग अलग राज्य में भूमि सुधार हो रहा है तो ये सीधा इसका अर्थ है कि राज्य सूची के अंतर्गत होगा, तब ना अलग अलग राज्य में अलग अलग भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग भूमि सुधार कानून भी है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। 48 का ए नंबर आंसर। हेमावती किसकी सहायक नहीं है? नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। 49 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं भाई? केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया और विदेश मंत्री हो गया। तो ये सब कैबिनेट मंत्री के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरा और 1 मंथ ही चैनल को हुआ है शुरू करने से। तो आप लोग ये मत सोचिए कि व्यू कम आ रहा है। एक्चुअली सब्सक्राइबर जितना है तो उतना लगभग व्यू भी आ रहा है। तो इसको जितना जल्दी फैलाइए आप लोग, दोस्त तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।